चुनाव प्रचार का शोर अब थमने ही वाला है। तमाम स्टार प्रचारकों ने प्रत्याशियों के साथ खूब पसीना बहाया और पसीना बहाने के बाद जब वापस लौटे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। वो सीधे जेडीयू दफ्तर पहुंचे। दफ्तर पहुंचकर पार्टी नेताओं से क्षेत्र में क्या चल रहा है, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है मतदाताओं का, इसकी पूरी जानकारी ली और आखिरी दौर में क्या कुछ किया जाना चाहिए इसको लेकर पार्टी नेताओं से बातचीत की, आखिरी दौर की रणनीति बनाई, जीत का दावा भी किया। चलिए, नीतीश कुमार की तो हमने बात कर ली, अब एक बार क्षेत्र का रुख कर लेते हैं। कुछ हाई प्रोफाइल और कुछ दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस बार के दूसरे चरण के चुनाव में दांव पर है, तो कुछ तस्वीरें और हम आपको अलग अलग दिखाते हैं। पूर्णिया की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरे चरण के चुनाव में पूर्णिया हॉट सीट बना हुआ है और हॉट सीट बनाने वाले हैं निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव। आखिरी दिन उन्होंने रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक और उनके चाहने वाले इस रोड शो में शामिल हुए। पूर्णिया पर जेडीयू और आरजेडी प्रत्याशी के बीच आमने सामने का मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए मैदान में वहां के स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव उतरे हैं और लोगों का समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं। चलिए, एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। स्टार प्रचारक भी मैदान में पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहाते दिख रहे हैं। मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद और फिल्मी जगत के जाने माने चेहरे, गायक, ये भी प्रचार के लिए पहुंचे। एनडीए प्रत्याशी प्रदीप सिंह के समर्थन में अररिया में मनोज तिवारी ने रोड शो किया, सभा को संबोधित किया और जीत का दावा भी किया। और एक हाई प्रोफाइल सीट की हम बात कर लेते हैं और रोहतास की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं और प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने पार्टी नेताओं और संगठन के सहयोगियों के साथ मुलाकात की, एनडीए के तमाम सहयोगियों से बातचीत की और आखिरी दौर में जीत को लेकर क्या किया जाना चाहिए इस पर राय मशवरा किया और किस तरह की रणनीति हो आखिरी दौर में, इस पर बातचीत हुई। तो चलिए, प्रचार का शोर बस कुछ ही मिनटों में थम जाएगा। हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे और इस बीच आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दूसरे चरण में 5 सीटों पर कौन कौन से दिग्गजों के बीच मुकाबला है वो दिखाते हैं और अमित सिंह से समझते हैं कि ये दूसरा चरण कितना महत्वपूर्ण है। पहले चरण में 4 सीटें, जीत का दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना भी फीडबैक है, हालांकि उसे हम बता नहीं सकते क्योंकि एग्जिट पोल जैसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव कैरी फॉरवर्ड होगा दूसरे चरण में। पहले चरण की बढ़त बनाए रखने की कोशिश होगी और मुकाबला आरजेडी और जेडीयू का आमने सामने का दिख रहा है। अमित, बिल्कुल, चाचा भतीजा दोनों 17 महीने साथ में रहे हैं और दोनों के साख दांव पे है। एक तरफ देखिए आप पूर्णिया में किस तरीके से पसीना बहा रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पप्पू यादव इतनी परेशानी पैदा कर दिए हैं, जब वो रोड शो करते हैं तो पीछे पीछे पप्पू यादव भी रोड शो करते हैं, तो वहाँ पे पसीना बहा रहे हैं तेजस्वी यादव, चूँकि उनको लगता है कि अगर पप्पू यादव यहाँ पास हो गए तो फिर विश्वसनीयता बढ़ जाएगी उनके तरफ। और जहाँ तक यादव का जो MY समीकरण है उसमें जो Y है, Y का असली युवा चेहरा कौन होगा, महत्वपूर्ण ये है, युवा चेहरा कौन होगा। तो अगर तेजस्वी यादव और युवा चेहरा है, युवराज है आरजेडी के, अगर पप्पू यादव पास हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे तेजस्वी यादव अपना दमखम दिखा रहे हैं, पूर्णिया को बेस कैंप बनाए। दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार आज देखिए पार्टी दफ्तर पहुंचे, कल ही रात को आए हैं। 4 दिनों तक मधेपुरा में बेस कैंप बनाकर वहाँ से पूरा सीमांचल का इलाका, आपने जो 4 जगहों की चर्चा की उसमें कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर, 4 जो लोकसभा सीट है यहाँ पे जेडीयू के जीते हुए उम्मीदवार हैं। जेडीयू 2019 में जीती थी, आप समझिए साख दांव पर है। बीजेपी कुछ भी करे, लेकिन बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार 17 साल में जो कुछ भी किए उसके लिए वोट मांग रहे हैं। कल एक इमोशनल लेटर भी उन्होंने जारी कर दिया। तो अब 4 लोकसभा सीट है, एक जो है कांग्रेस के खाते में रही है जो किशनगंज की सीट है। तो यहाँ पे सीधी फाइट जो है वो तेजस्वी यादव और
नीतीश कुमार के बीच में है। अब देखिए, दोनों ही 17 महीने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि इन 17 महीने के, आप 17 साल की बात कर लीजिए, चाहे वो महागठबंधन के हिस्सा रहे हो या फिर वो एनडीए में रहे, दोनों ही जगहों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास हुआ वो शुभ हुआ। वो सारी चीजें वो बता रहे हैं कि नौकरियां जो बांटी गई उसमें भी नीतीश कुमार का नेतृत्व था। और 17 महीने का दमखम लेकर तेजस्वी यादव आगे निकल रहे हैं। जहां भी मंच से आप जाइए, कई सभाओं को हमने कवर किया, उसमें तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमने एक लकीर खींच दी है। 17 महीने के जो रोजगार की जो गारंटी हमने दी है, अगर मोदी जी की गारंटी है तो तेजस्वी यादव की गारंटी है रोजगार की। तो इन दोनों चाचा भतीजा में, हम इसलिए चाचा भतीजा बोल रहे हैं क्योंकि हमेशा तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मेरे चाचा जी हैं, अभिभावक हैं, तो भले ही बहुत बहुत नाम से अलंकृत करते हैं, लेकिन हम वो नहीं कहेंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में जो सहमत का खेल चल रहा है, उसमें देखना है कि ये अग्नि परीक्षा में कौन पास होता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। साख दांव पर दोनों की लगी है। बीजेपी देख रही है टकटकी लगा के, हालांकि बड़े नेता अभी भी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं दीपक, और ये महत्वपूर्ण है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी हो या फिर जेपी नड्डा साहब आज थे, तो इन सब अपना दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन साख किसकी लगी है दांव पर? तेजस्वी यादव पूर्णिया छोड़ नहीं रहे हैं, अभी वो आएंगे, लौटेंगे। अभी तेजस्वी यादव पटना लौटेंगे, चूंकि वहां रह नहीं सकते हैं, चुनाव होना है वहां 26 तारीख को। और नीतीश कुमार भी आ गए हैं, तो नीतीश कुमार ने जितने भी तर्कस के तीर थे वो डाल दिए। 11 सभाएं उन्होंने की है 4 दिनों के अंदर में। आप समझिए, जो नीतीश कुमार इतने थके, उम्र हो गई, उसके बावजूद भी पूरा दमखम लगा रहे हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं हम 17 साल में हमने जो विकास के कार्य किए, जो एक लकीर खींची है, उसी का लोग अनुसरण कर रहे हैं। यानी वो दोनों ही खेमों को बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही रोजगार मिले, रोजगार की गारंटी मिली, इसके अलावा लोगों को सड़कें मिली, बिजली मिली। जो बिजली के को लेकर तेजस्वी यादव रोड शो कर रहे हैं, वही बिजली उन्होंने दी, ये नीतीश कुमार का दावा है। जाहिर भी है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वाकई में काम किया है, विकास की एक लकीर जो खींची गई है, वही चर्चा का विषय है। तो दीपक, आप समझिए कि ये जो 5 लोकसभा सीट है, यहां पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ही आमने सामने खड़े हैं कि आखिर बीजेपी देख रही है, वो देख रही है कि क्या कुछ होता है, कौन इसमें भारी पड़ता है। लेकिन जरूरी ये समझने की है कि आखिर ये जो सीमांचल का इलाका है, वहां ओवैसी फैक्टर भी है। ओवैसी किसको मजबूत करते हैं, किसको नुकसान पहुंचाते हैं, ये महत्वपूर्ण है दीपक समझने के लिए। ओवैसी कैंप किए हुए हैं, वो भी बातचीत कर रहे हैं, वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, और ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर हमेशा से रहे हैं देश भर में, ये भी लोग सबको ही जानते हैं। और किशनगंज की सीट 70% उसमें एक खास समुदाय के लोग हैं, 30% में बाकी लोग हैं। इसीलिए वहां से जावेद जी वहां से चुनाव जीते कांग्रेस के टिकट। बिल्कुल अमित, जब आप खास समुदाय कर रहे हैं तो इसको हम और बेहतर हमारे दर्शकों के लिए करना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुलकर बोल रहे हैं कि काम हमने आपके लिए किया, मुसलमानों के लिए हमने काम किया, आप वोट किसी और को दे दीजिएगा, ऐसे कैसे चलेगा। आरजेडी का समीकरण है माई समीकरण, यानी कि 50-50 उनके वोट बैंक में जो भी भागीदारी होगी, मुस्लिमों की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। AIMIM की बात करें तो शुरू में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था 12 सीट 16 सीट तक हम कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन फिर सिमटकर 1 सीट पर आ गए। कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? देखिए, सभी चाहते हैं कि जो खास समुदाय, मुसलमान समाज से जो भी लोग हैं, वहाँ पे हर कोई चाहता है कि उनको लुभाने की कोशिश की जाए। लालू प्रसाद यादव शुरू से, जब वो MI समीकरण की बात करते हैं, 90 के दशक से आप देखिए, जब लालू प्रसाद यादव 15 साल उनके शासनकाल थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार में, उस समय भी इसी MY समीकरण के साथ जो है वो पिछड़ा वोट भी था, जिसके दम पर लालू यादव 15 साल से शासन किए। अब जब स्थिति बनी है कि MY उनके साथ है, अति पिछड़ा उनसे दूर हो चुका है। जिस अति पिछड़ा को जोड़ने के लिए तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं, उसमें हालांकि अगड़े भी है, पिछड़े भी है। अगड़े उनके साथ कितना जुड़ पाए वो आप भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ कितना जुड़ पाए। महत्वपूर्ण यह है कि आखिर ये मुसलमान वोट किन्हें करेंगे। अगर AIMIM जो है ओवैसी फैक्टर चलता है, तो इसमें नुकसान सीधे तौर पर RJD और कांग्रेस को होना है। फायदा बीजेपी समर्थित, अगर मान लीजिए सहयोगी पार्टी JDU को हो जाएगी, और यही हुई थी 2019 में। AIMIM के चलते बड़ा बंटाधार हुआ था। इस बात को तेजस्वी यादव ने मुंह खोलकर कहा था, कैमरे के सामने चीख चीख कर कहा था कि AIMIM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। बी टीम कितना अफेक्टेड करती है इस बार चुनाव में, यह भी दिखना दिलचस्प होगा। और मुस्लिमों के लिए किसने क्या किया, नीतीश कुमार अगर मन से बोल रहे हैं तो यह बात सभी जानते हैं कि अगर
जो चारदीवारी बनाई गई कब्रिस्तान की, उसमें नीतीश कुमार उसका सह लेते हैं। जो मदरसा इतने सारे रोजगार के अवसर मिले, वहां नीतीश कुमार कहते हैं। वाकई में इस बात को मुसलमान भी समझते हैं कि नीतीश कुमार ने 17 साल के शासनकाल में उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वहां मामला फंस जाता है बीजेपी के सहयोग से आप हैं, जिसका फायदा लालू यादव उठाते आए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके साथ कौन खड़ा है, आखिर जो मुस्लिम समुदाय है वो किसके साथ जाता है, क्योंकि बहुत ही दिनों से, बहुत सालों से ये चलता आया है कि जो बीजेपी के साथ रहेगा उसको मुस्लिम वोट नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार एहसास करा रहे हैं दीपक कि हमने जो काम किया है, कम से कम मेरा मेहनत आना तो दो। हमने अगर काम किया है, आप बीजेपी को मत देखो, मुझे देखो। मेरी 16 सीटें यहां पर है, जिसपे 4 सीटें अगर मुसलमानों ने वोट नहीं किया तो 4 सीटें आई कहां से जेडीयू को, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है। किशनगंज नहीं, कटिहार को भी आप देख लीजिए, कटिहार में बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की। तो नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं, भली बात ही समझते हैं। आप देखिए खनका पहुंचते हैं, वो जहां भी इमारतें सरिया पहुंचते हैं, तो नीतीश कुमार को इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले भी दीपक, जब भी वो रहे शासनकाल में, चाहे वो केंद्र में चाहे बिहार में, वो इससे कभी परहेज नहीं किए। वो टोपी पहने से परहेज नहीं किए, वो काम करने में परहेज नहीं किए। शायद ईद के मौके पर हमने देखा है दिन भर वो अपने दोस्तों के साथ और अलग समुदाय के जो हेड होते हैं उनके घर तक जाकर सेवैयां खाए हैं, मिठास बांट रहे हैं। बिल्कुल मिठास बांटते रहे हैं और वो लोगों के बीच में खुलकर बोलते हैं। और इस बात को बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जिन चीजों को कहते हैं वो करते हैं। इस बात को कहते भी हैं, सेवैयां खाते हैं। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले, अब जब ईद के समय में आप जो जिक्र कर रहे हैं, गांधी मैदान पहुंचे, कितने जगहों पे गए, एक दिन के अंदर में 10 जगहों पे गए। जो भी इनके करीबी थे वहां एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार वही है, सत्ता में कोई भी रहे, गठबंधन में कोई भी रहे, नीतीश कुमार अपने स्वभाव से इतर नहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार ने अगर कुछ किया भी है मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों को कितना उन पर भरोसा है। क्या लगता है कि बिहार में, देखिए 24 की बात नहीं, नीतीश कुमार 25 की याद दिला रहे हैं कि सत्ता में हम फिर आएंगे, हम फिर विकास करेंगे, आप लोगों के बारे में सोचेंगे। तो ये देखना है कि यहां पर कहां वो वोट बैंक को निकाल पाते हैं, सिलमारी कर पाते हैं, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा कोई है तो लालू प्रसाद यादव है, मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा कोई है तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार याद दिला रहे हैं 17 साल में हमने क्या क्या किया, एक एक चीज गिना रहे हैं मन से। हमने मदरसा के लिए किया, हमने इतनी बहाली की, हमने ये किया। ये मुसलमान भी मान रहे हैं। कई जगहों पर हमने जब बातचीत की, बंद कमरे के कैमरे बंद होने के बाद कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो अच्छे नेता है, गलत गठबंधन में है, ये लोग कहते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या होता है, क्या परिणाम निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो दूसरा चरण टेस्ट होगा हर समीकरण का, क्योंकि अगर अब तक समीकरण सेट करने में कहीं समस्या हुई तो इसका नुकसान आने वाले चरणों में देखने को मिलेगा। 5 सीटें प्रतिष्ठा दांव पर। क्या होगा? चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, अब मतदाताओं के सामने है मंथन करने का समय। किसे अपना प्रतिनिधि चुनेंगे ये मतदाता 2 दिन बाद तय करेंगे। खबर हम आपको देते रहेंगे।